जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी के री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल किया है। तो उन वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। समूह का पर्यायवाची नहीं है। वृंद, नग, पुंज या गण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसमें से जो नग है यह समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम बात करें नग किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको नोट करना पड़ेगा। नग जो है वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? पर्वत का। बाकी वृंद, पुंज, गढ़ ये सभी समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, कुछ पर्यायवाची शब्द और पर्वत को आपको नोट करना चाहिए। जैसे आप क्या नोट कर सकते हैं? जैसे आप याद रख सकते हैं भूमिधर, भूमिधर। और क्या याद रख सकते हैं? तुरंग। और मेरे साथ बताइए। हाँ, अद्रि। अद्रि बहुत बार पूछा गया है। और एक दो और आप नोट कर सकते हैं, जैसे महीधर, महीधर। ये सभी किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी वृंद, पुंज, गढ़ ये समूह के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि आगार का पर्यायवाची है घर, कपड़ा, तालाब या नौका। तो आगार का मतलब हुआ घर। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा जवाब हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगार का पर्यायवाची शब्द होता है घर। इसके अलावा जितने कपड़ा, तालाब, नौका दिए हैं ये आगार के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भव किसका पर्यायवाची है? विष्णु, ब्रह्मा या शिव या मकान। तो अगर हम बात करेंगे भव, तो भव शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक दो और आप शिव के पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा। जैसे क्या आप नोट करिएगा? एक तो आप नोट कर लीजिए रुद्र। और क्या बता सकते हैं? इसके अलावा हर और व्योमकेश बहुत बार पूछा गया है, व्योमकेश। और बताइए क्या बता सकते हैं? हाँ, वामदेव। इसके अलावा शर्व, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी अगर आप नोट करना चाहें तो शेषधर, त्रिपुरारि, भूतेषु ये सभी। देखो हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है। ये जो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, एक होता है शशिधर, शशिधर। तो शशिधर किसका होता है? शिव का। और एक होता है शशधर। वो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको बताना है कमेंट बॉक्स में? अगर पूछा जाए शशधर तो वो किसका पर्यायवाची है, ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो मैंने शशिधर है ये मैंने बता दिया शिव का है। शशधर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बिजली का पर्याय है शर्वरी, कौमुदी, मरीचि या दामिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वह दामिनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें शर्वरी किसका है, तो अगर हम बात करेंगे शर्वरी की, तो शर्वरी का किसका होता है? रात्रि का होता है। रात्रि या रात कह सकते हैं। मरीचि किसका बोलेंगे? मरीचि बोला जाता है किरण को। और कौमुदी तो आप सभी को पता ही है। कौमुदी किसका होता है? हाँ, चांदनी का कौमुदी होता है। तो इस तरीके से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द हुआ? बिजली का हुआ। इसके अलावा जो दोस्तों मरीचि है यह सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो नोट करके लिख लीजिए, ये सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द होता है मरीचि। और बाकी किरण का तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में मछली का पर्यायवाची है नाहर, दरदुर या अर्की या उलीमी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, तो उलूमी यह किसका पर्यायवाची शब्द है? यह मछली का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा जो नाहर दिया है उसको भी नोट कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे नाहर की, तो नाहर किसका होता है? हाँ, शेर। शेर का नाहर होता है।
और अर्की किसका होता है? अर्की हम बोलेंगे मोर का होता है। और दरदुर, दरदुर तो सभी को पता है मेढक का होता है। तो इस तरीके से उलूमी किसका हो जाएगा? उलूमी, उलूमी जो होगा वो मछली का होगा। झस, मीन, ये सभी वो जो उलूमी, ये सभी मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, दिवस का पर्यायवाची है तारकेश, दिनमणि, विहान या अहन? तो दिवस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अहन। अहन जो है दिवस का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो तारकेश है वो बताइए। तो अगर हम बात करेंगे तारकेश की, तो तारकेश किसका होता है? हाँ, चंद्रमा का होता है दोस्तों। क्या बताएंगे? चंद्रमा का तारकेश हो गया। अच्छा, इसके अलावा विहान, विहान मतलब होता है सुबह। और दिनमणि, दिनमणि बोला जाता है सूर्य को। किसको बोला जाता है? सूर्य को। तो इस तरीके से अहन, अहन मान जाना अब दिवस होता है। ठीक है, ये सभी नोट करते चलिएगा। अगला, जाया किसका पर्याय है? पुत्री, बहन, पत्नी या माँ? तो जाया किसका हो जाएगा? हाँ, पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द होता है जाया। इसके अलावा और भी पत्नी के आप सब नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आप नोट करें, सबसे पहले तो आप यही नोट करिए पत्नी का, जैसे भार्या। ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है कि भार्या बहन का होता है कि पत्नी का। तो पत्नी का होता है भार्या। और क्या बोल सकते हैं? दारा भी पत्नी का होता है। और वामा, वामा भी पत्नी का होता है। वल्लभा, ये सभी किसके हैं? पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी बहुत हैं, जैसे कलत्र बोल सकते हैं, कलत्र भी होता है। कुलजा होता है, कुलजा, बहुत से हैं। कांता होता है। ये सभी जो है आप नोट करते चलिएगा। जो आपके पास लिखे हैं वो तो अच्छी बात, जो आपको याद है वो तो और भी अच्छी बात। जो नहीं इनमें से मिल रहे हैं आपको, वो जो है आप अपने नोट्स में नोट करते भी जाइएगा। अगला है, सुमनस किसका पर्यायवाची है? देवता, राक्षस, इंद्र या कामदेव? तो इसका सही जवाब बताइए। तो सुमनस हो जाएगा देवता का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा जितने भी इंद्र, राक्षस, कामदेव है, इसमें सुमनस का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला, मदन शलाका पर्यायवाची है कामदेव, कोयल, मैना या राधा? तो मदन शलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ, मदन शलाका दोस्तों कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला, वल्लभ का पर्याय शब्द है कृष्ण, बलराम या जो है पति या पुत्र? तो वल्लभ किसे बोला जाता है? वल्लभ दोस्तों बोला जाता है पति को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा एक आपने कभी कभी सुना होगा, जरूर सुना होगा, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ यह किसका होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम ही बता दें। चलो हम ही बता देते हैं कि राधा वल्लभ जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी याद रखना है, अगर वल्लभ पूछा जाएगा तो पति, और राधा वल्लभ तो हम क्या बताएंगे? कृष्ण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवसान का विलोम शब्द है निर्माण, आविर्भाव, अपमान या तिरोभाव? तो अवसान का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? हाँ, तो अवसान का दोस्तों विलोम शब्द होगा आविर्भाव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, आविर्भाव का एक और विलोम शब्द होता है, जिसे आविर्भाव का अवसान बोल सकते हैं या अवसान का आविर्भाव बोल सकते हैं। लेकिन अवसान का एक और भी होता है, सॉरी, आविर्भाव का। तो आविर्भाव का विलोम शब्द अगर पूछा जाएगा तो वो तिरोभाव भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अवसान या तिरोभाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आविर्भाव। तो ये आप सबको नोट करना है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, चाहे अवसान पूछा जाता चाहे तिरोभाव पूछा जाता, दोनों का विलोम शब्द क्या होता? आविर्भाव। तो ये याद रखना है। यहाँ पे अवसान पूछा गया तब भी आविर्भाव, तिरोभाव पूछा जाता तब भी आविर्भाव लगता। इसके अलावा अन्य और दिए हैं, उनके भी देख लेते हैं थोड़ा। जैसे निर्माण का क्या आप बताएंगे? निर्माण का आप बताएंगे विनाश। क्या बताएंगे? निर्माण का विनाश। और अपमान का दोस्तों होता है सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे अगला देखते हैं। अगला है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म चुनना है दोस्तों। पहला क्या दिया है? अर्पण का ग्रहण, आपत्ति का विपत्ति,
पल्लवन का संक्षेपण या तेजस्वी का निस्तेज। तो इसमें कौन सा अशुद्ध युग्म पूछा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे आपत्ति का, तो आपत्ति का दोस्तों विलोम शब्द होता है अनापत्ति। अनापत्ति यह जो है विलोम शब्द होता है किसका? यह जो है आपत्ति का विलोम शब्द होता है। इसलिए जो है आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा। और बाकी जो विपत्ति है इसका विलोम शब्द अगर हम जानेंगे तो विपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संपत्ति। संपत्ति। तो इस तरीके से आपत्ति का अगर अनापत्ति दिया होता तो सही होता, या फिर संपत्ति का विपत्ति दिया होता तो सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, अपकर्ष, आकर्ष या संकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वह अपकर्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो उत्कृष्ट है ये, तो देखो दोस्तों जो उत्कर्ष का विलोम शब्द है वह अपकर्ष होता है। ठीक है, लेकिन अगर उत्कर्ष का विशेषण पूछा जाता, क्या पूछा जाता? उत्कर्ष का विशेषण, तो उत्कृष्ट हो जाता। ये क्या है? इसका विशेषण है। तो ये भी याद रखना है। हो सकता है आपने याद किया उत्कर्ष का उत्कृष्ट और वो उस समय याद ना आया कि विलोम था या पर्यायवाची या जो है विशेषण था। तो याद रखना है उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट, लेकिन अगर विलोम शब्द पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? अपकर्ष बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 14। संकीर्ण का विलोम शब्द है एकत्र, ग्रथित, विस्तीर्ण या प्रत्यावर्तित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर संकीर्ण का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो विस्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए आकीर्ण और विकीर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वो भी क्या होता है? विस्तीर्ण ही होता है। तो चाहे संकीर्ण पूछा गया हो और चाहे दोस्तों क्या पूछ दिया जाता, चाहे आकीर्ण पूछा जाता, आकीर्ण या विकीर्ण, आकीर्ण या विकीर्ण या संकीर्ण, इसका जो विलोम शब्द होता है वह दोस्तों जो है विस्तीर्ण होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे संकीर्ण पूछा गया तब भी विस्तीर्ण हो जाएगा, आकीर्ण पूछा जाता तब भी विस्तीर्ण होता, और विकीर्ण पूछा जाता तब भी हम जो है क्या बताते? हम लोग बताते कि विस्तीर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आचार का विलोम शब्द है अनाचार, विचार, दुराचार या व्यभिचार। तो आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हाँ, आचार का अनाचार होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिप्त का विलोम शब्द है अलिप्त, निर्लिप्त, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लिप्त का अलिप्त भी होता है, निर्लिप्त भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आप सोच रहे होंगे अल्पवृष्टि क्यों नहीं लगाया गया या अतिवृष्टि नहीं लगाया गया, अनावृष्टि क्यों लगाया गया? तो वृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, और अगर अल्पवृष्टि का पूछा जाएगा तो अल्पवृष्टि का भी विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि ही होगा। दोनों याद रखना, वृष्टि पूछा जाएगा चाहे अल्पवृष्टि पूछा जाएगा, दोनों का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। लेकिन अगर दोस्तों पूछा जाएगा अतिवृष्टि, क्या पूछा गया? ये पूछा गया, इसको कलर चेंज करते हैं। अगर पूछा जाएगा अतिवृष्टि तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अल्पवृष्टि। सब में अंतर समझते हुए चलना है। अगर वृष्टि या अल्पवृष्टि का पूछा जाएगा तो अनावृष्टि, और अतिवृष्टि पूछा जाएगा तो अल्पवृष्टि। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है धनी का निर्धनी, विशिष्ट का सामान्य, तृष्णा का वितृष्णा, कृश का पुष्ट। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा शुद्ध है? तो धनी का निर्धनी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? धनी का दोस्तों निर्धनी ना होके क्या हम बताएंगे? धनी का होता है निर्धन।
अगर निर्धन होता तो सही जवाब होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, निर्धनी दिया, इसलिए जो है अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम शब्द है जटिल, वक्र, ईमानदार या सरल। तो कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हाँ कुटिल का दोस्तों होता है सरल, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा वक्र की अगर बात करेंगे तो ऋजु का होता है, किसका होता है, वक्र किसका होता है, ऋजु, ऋजु का वक्र हो गया। और जटिल का आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और ईमानदार का मैं बता देता हूँ, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान, बेईमान किसका होगा, ईमानदार का। और आप सब किसका बताएंगे, जटिल का पर्यायवाची शब्द, सॉरी विलोम शब्द आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है मान का अभिमान, दानव का दनुज, विपक्ष का प्रतिपक्ष या साधारण का विशेष। तो उसमें से कौन सा जो है शुद्ध है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, साधारण का विशेष या विशेष का साधारण, या जो है शुद्ध है। इसके अलावा जितने भी दिए गए हैं वह अशुद्ध हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया गया, मान। तो मान का दोस्तों अभिमान नहीं होता है, क्या होता है फिर, अपमान, अपमान होता है। ठीक है, इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष का प्रतिपक्ष नहीं होता है, विपक्ष का क्या हो जाएगा, पक्ष होगा। और दानव का बताइए, हाँ दानव का दनुज नहीं होता है, दानव का देव होता है। तो इस तरीके से अगर दिया होता तो सभी शुद्ध होते, और वैसे अशुद्ध थे, तो इसका सही जवाब क्या था, साधारण का विशेष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। देखो दोस्तों, ये ऊपर जरूर पढ़ते चलना है कि इसमें क्या दिया है। इसमें पहले तद्भव पूछा गया है, फिर तत्सम, तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म पढ़ना है। छुरी का छुरिका, चुमना का चिनौती, जम का यम, भालू का भुल्लक। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है, तो हाँ ऑप्शन बी जो है अशुद्ध युग्म है। क्यों, क्यों चुमना का चुनौती नहीं होता है, चुमना का दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे चुमना, तो चुमना का हो जाएगा चुंबन, क्या होगा, चुंबन। चुंबन दोस्तों होता है चुमना का तत्सम। और चिनोत किसका तत्सम है, तो यह चिनोत जो है यहाँ पे तत्सम दिया है, तो वह किसका तत्सम शब्द होता है, चुनना का। और यहाँ पे चुनना का है तद्भव, तो चुनना का तत्सम क्या हो जाएगा, चिनोति, और चुमना का तत्सम क्या हो जाएगा, चुम्बन। तो यह अशुद्ध था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। पूछा गया, महंगा का तत्सम शब्द है महापात्र, महार्घ, मारगण या महम। तो महंगा का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो महार्घ होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा जो महावत जो होता है उसका तत्सम शब्द होता है महापात्र। तो ये जो महापात्र दिया है यह किसका तत्सम है, तो हम बताएंगे महावत का। महावत का तत्सम अगर होता, पूछा जाता, तो हम क्या बताते, महापात्र बताते। इसी तरीके से जो मारगण दिया ये भी एक तत्सम शब्द है, तो किसका तत्सम है ये, या जो है मांगना का है, मांगना। ठीक है, और महम, महम किसका तत्सम शब्द है, तो यह मुझे का, किसका, मुझे। ठीक है, और महंगा का जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, महार्घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला भी तत्सम शब्द पूछा गया। तत्सम शब्द है ईख, गलना, कुछ या पाँव। तो तुरंत समझ गए होंगे कि जो कुछ है यह एक तत्सम शब्द है। इसके अलावा जितने भी दिए हैं तद्भव दिए हैं। अच्छा ठीक है, पहले कुछ का ही तद्भव देख लेते हैं क्या दिया है। तो कुछ का अगर तद्भव पूछा जाएगा तो कोक होगा। इसके अलावा जितने यहाँ पे दिए हैं वो सभी तद्भव दिए हैं, तो उनके तत्सम देख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले ईख। तो ईख का जो है तत्सम शब्द अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा इच्छु। क्या हो जाएगा, इच्छु हो जाएगा। गलना का तो सभी को पता है, गलना का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गलन। क्या हो जाएगा, गलन।
और पाँव का, तो पाँव का हो जाएगा पाद। अब एक जो है आप नोट करके लिखिए। क्या नोट करके लिखना है? अगर दोस्तों पैर का पूछा जाएगा, पैर, तो पैर का हम सब क्या बताएंगे? पैर का दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पदिर। ये नोट करके लिखिए। क्यों? क्योंकि देखो पाँव का पाद होता है लेकिन पैर का पदिर होता है, तो ये आप जो है गलत करके नहीं आना, क्योंकि हो सकता है पाँव का पैर दिया हो तो आप वहाँ पे पैर का पाद दिया हो तो आपको लगेगा ये सही है, वहाँ पे गलत हो जाएगा। पैर का पदिर होता है और पाँव का पाद होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? पुआ का पूप, बात का वर्त्म, सूखा का शीत या सोता का स्रोत? तो इसमें थोड़ा सही कर लेंगे, इसमें ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे सोता नहीं सोत पूछा गया है, सोत, तो सोत का स्रोत इस तरीके से दिए है, तो इसमें से शुद्ध युग्म पूछा गया है। तो अब अगर इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो इसमें जो शुद्ध युग्म होगा तो वह हो जाएगा कौन सा? हाँ, ऑप्शन ए, पुआ का पूप, ये शुद्ध है। इसके अलावा जितने भी और दिए हैं वो सभी अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि बात का जैसे पूछा जाएगा तत्सम, तो बात का तत्सम वर्म नहीं होता, वर्तम नहीं होता है, वार्ता होता है। क्या होता है? वार्ता। इसके अलावा सूखा का, सूखा क्या क्या दोस्तों हो जाएगा? हाँ, सूखा का बताइए। सूखा का शीत नहीं होता है, शुष्क होता है। और यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर थी, इसलिए जो है अगर यहाँ पे सोता दिया था तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सोत करा दिया। तो सोत का स्रोत नहीं होता है, सोता का स्रोत होता है। इसलिए जो है इसमें एक ऑप्शन बताना था, तो इसलिए इसको मैंने जो है गलत करा दिया था, क्योंकि टाइपिंग बता दी थी गलत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का तत्सम शब्द है कथनी, कफोड़ी, कथानिका या कपद्रिका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहानी का कथानिका होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो ये कफोड़ी वगैरह दिए हैं इनको भी देख लेते हैं। जो कफोड़ी है या कोहनी का तो जो है तत्सम शब्द होता है, तो क्या याद रखना है? कोहनी। इसके अलावा जो कपद्रिका दिया गया है, कपद्रिका, तो इसका जो हो जाएगा कौड़ी, कौड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला, तद्भव शब्द की पहचान करें। देखो पहला क्या है? उत्तिष्ठ, या अगला प्रहर, गड्ढा या शिला? तद्भव दोस्तों पूछा गया है। हाँ, तो इसका सही जवाब है दोस्तों गड्ढा। क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है गड्ढा। गड्ढा जो है क्या है? तद्भव है। तो इसका फिर तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? तो इसका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा गर्त। क्या बताएंगे? गड्ढा का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा गर्त। इसके अलावा जितने भी और शब्द दिए हैं वह क्या है? वह सभी तत्सम हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शक्कर का तत्सम शब्द है शुगर, शर्करा, शुकर या इनमें से कोई नहीं? तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शर्करा जो है इसका सही जवाब है। अच्छा, इसमें शुकर दिया है, शुकर किसका होता है? सुअर का होता है। ठीक है। अगला, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है मजीष्ठ का मंजिष्ठ, अटकेली का अष्टकेली, अनाड़ी का अनार या बकरा का वक? इसमें से अशुद्ध युग्म क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है बकरा का वक, ये जो है अशुद्ध है। तो फिर बकरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? बकरा का वर्कर होता है दोस्तों। क्या बताएंगे? बकरा का वर्कर होता है, ये याद रखना, ना कि वक होता है। और वक फिर किसका होता है? बगुला का वक होता है। ठीक है, और बकरा का वर्कर। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, विग्रह का तद्भव शब्द है बीघा, विवाह, बिगाड़ या बिकना? तो विग्रह समझ में आ रहा है, उसका पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने ये प्रश्न कराया है। तो इसका सही हो जाएगा, विग्रह का तद्भव होगा बीघा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जो बिगाड़ दिया है इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है विकार तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न संख्या 30, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है हल्दी का हद्रिका, मीठा का मिष्ट, भतीजा का क्या हो जाएगा? भ्रातिजाया या काठ का काष्ठ? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है?
हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। भतीजा का भातृजाया नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? अगर हम बात करेंगे भतीजा का तत्सम, तो आप सब नोट करिए। भतीजा का जो है सही हो जाएगा भ्रातृव्य। ठीक है। इसके अलावा भावज का अगर तत्सम शब्द पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा भ्रातृजाया। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको समझना है। ये भतीजा का है और यहाँ पे चलो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे वो किसका होगा? वह होगा भावज। इसका भावज, ये याद रखना। भतीज या भतीजा का क्या हो जाएगा? भ्रातृव्य। और भ्रातृजाया किसका है? भावज का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनवगत। अनवगत के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जो ना जाना गया हो, जिसे जाना ना जा सके, या जहाँ ना जाया सके, या जो है जो कुछ भी ना जानता हो। तो इसका सही जवाब पहले जान लेते हैं। अगर पूछाएगा अनवगत का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ना जाना गया हो, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। जैसे क्या पूछा गया है? जिसे जाना ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अज्ञेय बोलेंगे। अज्ञेय। दोस्तों, ये थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना है कि हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान देना, क्योंकि मार्कर कभी कभी चलता नहीं है सही से। इसके अलावा जहाँ ना जाया जा सके उसके लिए अगम्य। अगम्य। और साथ ही साथ में जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए अज्ञ। ठीक है, तो जो ना जाना गया हो उसके लिए अनवगत, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो कुछ भी ना जानता हो अज्ञ, और जहाँ ना जाया जा सके उसे अगम्य बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो तर्क योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तार्किक, तर्कसंगत, तर्कसम्मत या उपरोक्त सभी। तो तर्क के जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और तर्क संगत किसे बोलेंगे तो वो भी आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा छोटा हमने लिखने का प्रयास करते हैं। तो अगर पूछा जाएगा तर्क सम्मत किसे बोलते हैं, तो तर्कों के द्वारा जो माना गया हो। तर्कों के द्वारा जो माना गया हो। ठीक है। और जो तर्क संगत है उसमें क्या अंतर आपको समझना है। अगर पूछा जाएगा तर्क संगत, तो इसका आप नोट कर लीजिए। इसको आपको बताना है जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो। ठीक सिद्ध हो। दोनों में अंतर समझना है, तर्क संगत और तर्क सम्मत में। अगर तर्क सम्मत दिया होगा तो तर्कों के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत बोला जाएगा, और तर्क संगत किसे बोला जाएगा? जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हुआ हो उसे तर्क सम्मत बोलेंगे, और जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक बोलेंगे। तो तर्क संगत और तर्क सम्मत, ये दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लंबोदर के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। लंबी सूंड वाला, लंबे या मोटे पेट वाला, लंबे सिर वाला, या लंबी भुजाओं वाला। तो लंबे या मोटे पेट वाला वह हो जाएगा लंबोदर। उदर माने पेट होता है, तो उसे लंबा उदर मतलब क्या होगा? लंबोदर। इसके अलावा लंबी सूंड वाला, उसके लिए एक वाक्य आप क्या बताएंगे? तो इसको भी नोट करते चलिए। ये सब आपके लिए हो सकता है नए हों। तो अगर पूछा जाएगा लंबी सूंड वाला, तो उसको क्या बताएंगे? लंब तुंड। तुंड माने सूंड होता है, तो लंब तुंड हो जाएगा। लंब तुंड। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा है लंबी भुजाओं वाला, तो बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा। अगर लंबी भुजाओं वाला पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु। या एक और ऑप्शन आपको दिया जा सकता है,
प्रलम्ब बाहु, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, लंबी भुजाओं वाला। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो कुछ भी ना जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभिज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञ। तो इसका सही जवाब है जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों याद रखना, अज्ञ का समानार्थी हो जाता है अनभिज्ञ, ठीक है, और इनके विलोम शब्द अगर पूछा जाएगा तो अभिज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ होगा। तो जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सब कुछ जानता हो या जो जानता हो तो उसके लिए विज्ञ, प्रज्ञ या अभिज्ञ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भोज्य, भोगी, भंजनीय या भोग्य। तो जो जिसका भोग करना उचित हो उसके लिए हो जाएगा भोग्य। तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके अलावा भोज्य, भंजनीय और भोगी में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, भोज्य, तो भोज्य किसे बोला जाएगा, तो जिसे या जिसका भोजन करना उचित हो उसे भोग्य बोला जाएगा। और भोज्य किसे बोला जाएगा, तो अगर हम बात करेंगे पदार्थ जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इतना लंबा है दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा, तो उसको समझना है। मैंने क्या बताया है, ऐसा पदार्थ जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके उसे भोज्य बोलते हैं। और भंजनीय, भंजनीय का मतलब होता है, इसको हम लिख देते हैं, छोटा सा है। भंजनीय की बात की जाएगी तो उसको हम क्या बताएंगे, जिसे तोड़ा जा सके। अभंजनीय जिसे ना तोड़ा जा सके और जिसे तोड़ा जा सके उसे क्या बोलेंगे, भंजनीय। और भोगी किसे, भोगने वाला, भोगी, भोगने वाले को क्या बोलेंगे, भोगी। इसको क्या बोलेंगे, भोगने वाला, भोगने वाला भोगी हो जाएगा। भोग्य किसे, जिसका भोग करना उचित हो। और भोज्य किसे बोलेंगे, ऐसा पदार्थ जिसे भोजन के रूप में ग्रहण करना ठीक हो या किया जा सकता है उसके भोज्य बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी में अंतर समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुरे भले की पहचान करने का ज्ञान वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो भले बुरे की पहचान करने के लिए क्या आपको बताया जाएगा, हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक, विज्ञान, प्रतिविज्ञान या संज्ञान। तो विवेक। बहुत बार आपने सुना हो कि अपने विवेक से काम लो, मतलब कि आपको भले बुरे की पहचान है, उस तरीके से आप काम लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है। अवध्य, आवधिक, अवैध या इनमें से कोई नहीं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा अवैध। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अवध्य की बात करेंगे तो जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य बोलेंगे। तो ये भी आप नोट कर लीजिए साथ में, ये इसको क्या बोलेंगे, जिसे मारना उचित ना हो, उचित ना हो उसे क्या बोलेंगे, अवध्य बोलेंगे। और आवधिक किसे बोलेंगे, तो किसी अवधि से संबंध रखने वाला आद्विक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। रक्षित, रक्षणीय, रंजित या रक्षक। तो जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा रक्षणीय। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और रक्षित किसे बोला जाएगा, जिसकी रक्षा की गई हो उसे रक्षित बोलेंगे। और रंजित मतलब रंगा हुआ। और रक्षक तो सभी पता है, रक्षा करने वाला रक्षक होता है। रंजित मतलब रंगा हुआ, रक्षित आप लिख लीजिए, इसको हम लिखवा देते हैं, ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। रक्षित की अगर बात की जाएगी तो हम क्या बताएंगे, जिसकी रक्षा की गई हो, जिसकी रक्षा की गई हो उसे रक्षित, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसे रक्षणीय। और रक्षक जो रक्षा करने वाला हो उसको रक्षक बोलेंगे। और रंजित मतलब रंगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह जिसके ऊपर शासन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखते हैं, शैशव, अधिशासी, अभिशंसित या शासित।
तो जिसके ऊपर शासन हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शासित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और शैशव किसे बोलते हैं? तो शिशु की अवस्था से संबंधित शैशव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपन्यास संबंधी वाक्यांश के लिए एक शब्द। औपनिवेशिक, औपनिषदिक, उपन्यासी या औपन्यासिक। तो तुरंत समझ गए होंगे इसका सही जवाब औपन्यासिक। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से शुद्ध वर्तनी शुरू हो जाता है। व्रज, विरह, बंसी, विरहणी, इसमें शुद्ध बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो व्रज है यह जो है शुद्ध है। अच्छा, और आगे बात करें, जो विरह है, बंसी है, विरहणी है, इसको कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? तो अगर हम बात करेंगे बंसी की, तो बंसी नहीं होता है, वंशी होता है। क्या हो जाएगा? वंशी। इसके अलावा विरह नहीं होता, विरह होता है, विरह। और विरहणी का क्या लिखेंगे? देखो विरहणी नहीं होता, विरही, छोटी ई की मात्रा लगती है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये आपने इस तरीके से कभी कभी ब्रज लिखा हो दिखा होगा, इस तरीके से ब्रज, तो ये गलत होता है। क्या सही होगा? व्रज। इसी तरीके से ब्रज भाषा नहीं होता है, व्रज भाषा होता है। ब्रज मंडल नहीं होता है, व्रज मंडल होता है। इसी तरीके से ब्रज भूमि नहीं होता है, व्रज भूमि होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दुरुपयोग, आविष्कार, विशंभर या नृसिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें अशुद्ध क्या है? तो ये ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो इसमें जो है काहे की मात्रा लगी है? बड़ू ऊ की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, वो नहीं होता है। किस तरीके लिखा जाएगा? दुरुपयोग, छोटो ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। इसको शायद पहले या दूसरे प्रैक्टिस में सेट में मैंने कराया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसी तरीके से, अच्छा पीछे थोड़ा देखते हैं। इसमें इसी तरीके से मैंने गुरु और गुरु, इसमें अंतर बताया था, याद होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अशुद्ध वाक्य है। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। भट्टी में ईंधन नहीं था। विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, यह जो है अशुद्ध होगा। ऑप्शन ए अशुद्ध है। तो फिर इसका शुद्ध दोस्तों क्या होगा? तो इसमें से क्या याद रखना है कि वह गीत की 2-4 लड़ियाँ नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कड़ियाँ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कड़ियाँ होता तो सही होता, लड़ियाँ थोड़ी होता है। तो इसलिए जो है यह अशुद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सकुशल पूर्वक, आवाहन या दुस्वप्न या विभीषिका। तो इसमें पूछा क्या गया है? शुद्ध वर्तनी वाला। तो भैया इसमें बता दीजिए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? हाँ, तो ऑप्शन इसका सी जो सही है वह सही है। दुस्वप्न ऐसे होता है। इसके अलावा जो सकुशल पूर्वक होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सकुशल पूर्वक नहीं, इसको आप बता सकते हैं सकुशल। सकुशल अगर होता तो शुद्ध होता। या इसके अलावा आप जो है कुशलता पूर्वक भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सकुशल ना दिया होता तो कुशलता पूर्वक होता तो वह शुद्ध होता, लेकिन सकुशल पूर्वक ये अशुद्ध हो जाएगा। और इसके अलावा जो आवाहन दिया है तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? अगर हम बात करेंगे आवाहन की, तो इस तरीके से आ, उसके बाद में आदि हा, फिर वाहन, इस तरीके से आवाहन इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि आधी वाह बनेगी। ठीक है, आधी हा बनेगी इसमें। और विभीषिका नहीं होता है तो विभीषिका होती है। यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा लगी होती है, यहाँ पे नहीं, ये गलत है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी होनी चाहिए। तो किस तरीके से लिखा जाएगा विभीषिका? तो वी, उसके बाद में भी और फिर शिका, इस तरीके से दिया होता तो शुद्ध होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं, और यदि पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कुछ लोगों के पास जो है इस वीडियो को सेंड भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। और जब आप लोग जो है ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे तो फिर हम लोग और दूसरी एनर्जी के साथ, और एक ऊपर लेवल कह सकते हो एनर्जी के साथ, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखते हैं अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। दिया गया यह सवाल उससे पूछ लो। ठीक है, आगे देखते हैं। कृपया गंदगी मत कीजिए। अगला, लड़ाई में कई लोग मारे गए, या मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शुद्ध है। यह सवाल उससे पूछ लो, ये शुद्ध है। इसके अलावा जो और शब्द दिए हैं वह जो है गलत हैं। तो फिर गलत का है उसमें देखते हैं। जैसे लिखा है कृपया गंदगी मत कीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या शुद्ध होता? ये होता अगर कि कृपया गंदगी मत कीजिए की जगह पे क्या आप बता सकते थे ना करें, तो ये शुद्ध होता। इसके अलावा जैसे दिया गया लड़ाई में कई लोग मारे गए, तो पहली बात लड़ाई ही यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, आगे मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, क्या होना चाहिए था? पछाड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शुद्ध शब्द है अभिशंसित। अभिशंसित, ये सब अब अभिशंसित दिए हैं, लेकिन इसमें शुद्ध बताना है आपको। तो इसमें जो शुद्ध है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिशंसित। इस तरीके से लिखा जाएगा, सा शलजम वाली, उस पर अंक की मात्रा, अभिशंसित इस तरीके से लिखा जाएगा। आप सब देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। सड़क पर बहुत भीड़ है, भोजन बहुत गरिष्ठ था, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, यह एक गहरी समस्या है। इसमें से शुद्ध वाक्य दोस्तों बताना है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वह कौन सा हो जाएगा? यह एक गहरी समस्या है, तो यह एक अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो यह एक गहरी समस्या नहीं, यह एक गहरी की जगह पे गंभीर, यह एक गंभीर समस्या होता अगर तो सही था। गहरी समस्या थोड़ी होता है। और बाकी जितने भी वाक्य दिए हैं वह जो है ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अशुद्ध वर्तनी है कलश, वाल्मीकि, शस्य श्यामलता या कवयित्री। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो देखो जो पहला ही दिया है कलश, यह जो है गलत है। तो इसका जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा वह देख लेते हैं। तो इसका होता है कलश, कल और श, इस तरीके से। दोस्तों आप सब जो है इन पे ज़रूर याद रखिएगा। देखो वाल्मीकि, इसका अशुद्ध बड़ी ई की मात्रा दे देते हैं, वाल्मीकि, तो वो गलत हो जाता है। इसी तरीके से कवयित्री दे देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। और शस्य श्यामलता में शा जो है कभी कभी इस तरीके से बना देते हैं, तो वो भी अशुद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है त्याज, भगीरथी, शमशान या श्राप। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? हाँ, ऑप्शन सी जो है इसमें शुद्ध है, शमशान। इसके अलावा जितने और शब्द दिए हैं वो अशुद्ध हैं, तो उसको शुद्ध कर लेते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है? पहला दिया है त्याज, तो त्याज नहीं होता है, त्याज्य होता है। क्या होता है? त्याज्य, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा श्राप नहीं होता है, शाप होता है। और ये जो भगीरथी दिया है ये क्या होता है? भागीरथी, भागीरथी, इस तरीके से दिया होता तो शुद्ध होते। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुद्ध वाक्य नहीं है। वह एक कुख्यात अपराधी है, मैं सपरिवार आनंदित हूँ, यह संस्कृत विभाग का मामला है, खबर सुनकर मेरा रोम रोम खिल उठा। इसमें से शुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब अशुद्ध ढूंढना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यह संस्कृत विभाग का मामला है, यह अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो यह संस्कृत जो दिया है यह नहीं होगा, तो इसका फिर क्या हो जाएगा? विभाग जो है वो संस्कृति होगा। थोड़ा इसको साफ करके फिर लिखते हैं। क्या बताएंगे? संस्कृति।
देखो संस्कृत लिखा इसमें सही है, लेकिन विभाग से साथ जुड़ा है, तो विभाग जो है संस्कृत विभाग नहीं है, संस्कृति विभाग होता है, इसलिए यह वाक्य जो है अशुद्ध था। वैसे जो संस्कृत लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन जो विभाग के साथ जुड़ा है तो संस्कृत विभाग नहीं है, संस्कृति विभाग होता है, इसलिए यह जो है अशुद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषण शब्द है तांत्रिक, फेन, वाद या भोजन। तो इसमें से विशेषण पूछा गया है, तो इसमें जो तांत्रिक दोस्तों दिया है यह क्या है, यह एक विशेषण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा ये तांत्रिक किसका विशेषण शब्द होता है ये आप बताएंगे? हाँ, तो तंत्र का तांत्रिक होता है। और फेन का विशेषण शब्द क्या होगा? जैसे फेन जो दिया है इसका विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसका विशेषण शब्द होगा फेनिल। तो ये याद रखना है। तो इसका मतलब कभी कभी पूछा जा सकता है कि फेन क्या है, विशेषण शब्द है या विशेष शब्द है? तो फेन जो है विशेष है और इसका जो विशेषण होगा वह क्या होगा? फेनिल होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला है उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया वाक्य में विशेषण है। उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, इस वाक्य में विशेषण बताना है। संख्यावाचक, गुणवाचक, अनिश्चय परिणामबोधक या निश्चय परिणामबोधक। तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, यह कैसा है बताइए? हाँ, तो इसका सही जवाब बता दीजिएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक। अब बहुत से लोग कहेंगे क्यों, इसमें तो दिया गया है कि उसका पूरा जीवन, तो इसमें तो निश्चित है कि तो इसमें निश्चित परिमाण बोधक होना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि पूरा जो शब्द है यह अनिश्चितवाचक विशेषण को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे पूरा जीवन दिया गया है, यह अनिश्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सतीश चंचल बालक है वाक्य में विशेषण है। विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो सतीश चंचल बालक है, यह एक विशेष विशेषण है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने बताया था कि विधेय विशेषण और विशेष विशेषण में क्या अंतर है, तो यहाँ पे इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो एक बार जो है पिछला वीडियो जो प्रैक्टिस संख्या 4 कराया है वहाँ से आप जो लास्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने विशेष विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। अनादर, शौक, गर्मी या आसमानी। इसमें से विशेषण शब्द का चयन करना है। तो हाँ, तो इसमें जो कौन सा, हाँ आसमानी है, यह कैसा हो जाएगा? यह एक विशेषण शब्द है, तो इसका जो है विशेष शब्द क्या हो जाएगा? तो आसमान होगा। अगर आसमान होता तो वो विशेष हो जाता, लेकिन आसमान का विशेषण होता है आसमानी, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आसमानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, मोहन एक अच्छा लड़का है वाक्य में विशेष्य है। लड़का, मोहन, अच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अच्छा किसको बता रहा है? लड़का के बारे में बता रहा है कि लड़का में अच्छा है, तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? लड़का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा परिचय देते हैं विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है। तो जिसके बारे में बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द उसके बारे में बतलाते हैं या बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो देखो लड़का के बारे में क्या बता रहा है? अच्छा। अच्छा क्या बता रहा है? तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे विशेषण है। और क्या बता रहा है? अच्छा किसके बारे में बता रहा है? लड़का के बारे में। तो लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य पूछा गया था तो लड़का हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला है उस डाकू के पास एक पिस्तौल और 4 बंदूकें हैं वाक्य में विशेष्य हैं। तो मैंने क्या बताया था? विशेष्य कहाँ से पता करना है? तो जिसके बारे में बताया जाएगा वह विशेष्य है। लिखा है उस डाकू के पास एक पिस्तौल और 4 बंदूकें हैं, तो किसके पास हैं? डाकू के पास। तो बताया किसके बारे में जा रहा है? डाकू के बारे में। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका कहाँ डाकू लिखा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है विशेषण शब्द नहीं है। परीक्षित, छली, प्राच्य या हार्दिक। तो इसमें से विशेषण जो नहीं है वह छली। छली जो है विशेषण नहीं है। अच्छा, तो अगर पूछा जाए छली का विशेषण शब्द क्या होगा? तो छली का विशेषण अगर होता तो हो जाता छलिया। क्या बताएंगे? छलिया। छलिया जो है विशेषण हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का शिकार करते हैं, वाक्य में हैं 4 विशेषण और 4 विशेष्य, 2 विशेषण और 4 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य, या 3 विशेषण और 3 विशेष्य। बता दीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जानने से पहले चलो हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं क्या मामला है। लिखा है सुगंधित कस्तूरी, तो एक तो ये सुगंधित हो गया, के लोभी शिकारी, तो देखो एक ये हो गया, राजस्थानी हिरणों, तो ये एक ही हो गया। तो कितने जो है विशेष्य हो गए, विशेषण, तो 3 विशेषण है। देखो सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी में कैसा है सुगंधित, तो 1 विशेषण। दूसरा शिकारी कैसा है लोभी है, तो 2 विशेषण। और हिरणों में भी कैसा है राजस्थानी है, तो इसका मतलब 3 विशेषण हो गए। अच्छा विशेष्य देखते हैं, देखो एक इसका कलर चेंज करके देखते हैं। एक तो देखो कस्तूरी है, यह जो है विशेष्य होगा, और शिकारी एक ये विशेष्य हो गया, हिरणों ये हो गया। तो इसका मतलब 3 जो है विशेष्य है और 3 विशेषण है। तो कहाँ पे दिया है ये, तो इसका जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, 3 विशेष्य और 3 विशेषण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष शब्द की पहचान कीजिए। दया, ईश्वी, न्यायी या बाल्य। तो इसमें से विशेष पूछा गया है, तो जो दया है यह एक विशेष है। और इसका अगर विशेषण पूछा जाता तो हम सब क्या बता देते हैं, अगर दया का विशेषण पूछा जाएगा तो हो जाएगा दयालु। क्या बता जाएंगे, दयालु एक विशेषण है, उसका विशेष क्या होगा दया। और दोस्तों वो आप एक गाना सुने होंगे जिसका था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आ गई, तो वो घड़ी आ गई है। और इस तरीके से यह जो है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। विशेष विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। अंतर का अंतिम, आदि का आदिम, स्तुति का स्तुत्य, या जो है व्याख्या का व्याख्येय। तो इसका सही जवाब बता दीजिए। तो ऑप्शन ए इसमें जो है अंतर का अंतिम, यह जो है अशुद्ध है। तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा, तो देखो जो अंतर है, चलो इसको क्या बताया जाए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या, चलो इसको छोड़ देते हैं। यदि आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे पता चल जाएगा कि आप सब लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं या बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो अगर आप इसका जवाब कहाँ पे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरीके से बताइएगा कि 60वें का ए है या बी है या सी है या डी है। हम सब फिर आपका कमेंट देखेंगे, उसमें रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कुछ जो है सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।